हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रकाश का व्यतिकरण देख चुके हैं और वहां पर आपने देखा है कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, और संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता कितनी होती है, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता कितनी होती है, तथा संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों में कलांतर और पथांतर कितना होता है। आपको पता है ना, जब किसी बिंदु पर अगर संपोषी व्यतिकरण होता है तो वहां पर कलांतर कितना होता है, कलांतर कितना होता है 2n पाई, पाई का इवन मल्टीपल समगुणज, यानी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये सब कलांतर होता है। और उनके बीच पथांतर कितना होता है n लैम्डा। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर कितना होता है n लैम्डा, यानी पथांतर कितना होगा, या तो n का वैल्यू जब आप 0 को 0, या तो लैम्डा, या तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इस तरीके से। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होता है, कलांतर कितना होता है 8 मल्टीपल ऑफ पाई। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो कलांतर होता है वो कितना होता है 8 मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई का विषम गुणज, यानी या तो पाई होगा, पाई का 1 गुना है तो पाई हो जाएगा, पाई का 3 गुना करोगे तो 3 पाई, पाई का 5 गुना 5 पाई, इस तरीके से 7 पाई 9 पाई 11 पाई। और उनके बीच जो पथांतर होता है वो कितना होता है 8 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से इनके बीच को होता है। तो आज हमको देखना है यंग का द्विस्लिट रेखा छिद्र प्रयोग, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इनका पूरा नाम, यंग क्या है, एक वैज्ञानिक है ना, इनका पूरा नाम क्या है सर थॉमस यंग ना, बस इतना ही बड़ा, इससे बड़ा नहीं नाम है इनका, सर थॉमस यंग इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया, प्रकाश के व्यतिकरण को दर्शाने के लिए एक प्रयोग किया। किसको प्रूव करने के लिए, किसको दर्शाने के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया, और इसकी सहायता से इन्होंने प्रकाश को दिखाया कि प्रकाश एक तरंग प्रकृति का है। किस प्रकृति का है प्रकाश, तरंग प्रकृति का है। और तरंग प्रकृति का होने का मतलब किसका सपोर्ट किए, न्यूटन का कि हाइगेंस का, क्योंकि न्यूटन ने तो प्रकाश को कण माना है और हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना है, तरंग माना है। तो इन्होंने एक प्रकार से, क्योंकि इनका प्रयोग लगभग सन 1800, लगभग नहीं सन 1801 ईस्वी में हुआ है, तो उस समय तक ठीक है हाइगेंस ने अपना 1600 ही लगभग ईस्वी के आसपास उन्होंने अपना बोल दिया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। उसके पहले 1675 ईस्वी के आसपास न्यूटन ने भी अपना बोल दिया था प्रकाश कण है, यानी 1600-1700 ईस्वी के आसपास तक, 1600-1700 सन में प्रकाश को कण तरंग कण तरंग कण तरंग यही सब चल रहा था। लेकिन इनका प्रयोग आने के बाद, क्योंकि प्रयोग का मतलब क्या है, हम प्रकाश को तरंग माने, क्यों, आप कोई एक्सपेरिमेंटली कुछ करके दिखाओ तब तो हम उसे मानेंगे तरंग। तो 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा दिखाया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। लेकिन फिर भी आज की डेट में क्या बात है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है, प्रकाश का द्वैत प्रकृति होता है। तो फिलहाल कैसे इन्होंने, थोड़ा सा पहले वैसे रफली इनका प्रयोग देखो। जैसे इन्होंने क्या किया कि एक प्रकाश स्रोत लिया, क्या लिया, एक प्रकाश स्रोत लिया, और इस प्रकाश स्रोत को हम चलो बोल देते हैं क्या एस। कभी किसी बुक में आपको ऐसा दिखेगा कि इस प्रकाश स्रोत के सामने एक लेंस लगा हुआ। लेंस का मतलब क्या है कि लेंस क्या करता है, अगर हम इस प्रकाश स्रोत को इस लेंस के फोकस पे रख देंगे तो फोकस पे अगर प्रकाश स्रोत रखेंगे तो वहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जब यहां से कोई प्रकाश किरण चलेगा तो ये सामने क्या हो जाएगा, समांतर। सामने इन्होंने एक पर्दा रखा और एक और पर्दा रखा, एक पर्दे को चलो हम बोल देते हैं M और एक पर्दे को हम क्या बोल देते हैं N। और इस पर्दे में इन्होंने दो बहुत बारीक छिद्र किया, बहुत पतला सा दो छिद्र किया। कहने का मतलब ऐसा कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे एक गत्ता, कार्टून वाला गत्ता वो जानते हो ना, तो एक गत्ता लो या कोई भी एक आप सीट ले सकते हो, ऐसा सीट जिससे प्रकाश आर पार ना निकल सके, और उस सीट में आप ब्लेड से पतला सा एक दाब लगा दो, बहुत पतला सा छिद्र कर दो। बात समझ आ रहा है ना। और उस, मान लो ये आपका पर्दा है, ठीक है, या आप ऐसे समझो ये आपका एक पर्दा है, और इस पर्दे में आपने क्या किया, पत्ती से दो
छिद्र लगा दिया। और अब इसके सामने अगर आप प्रकाश रखे हो तो जब प्रकाश यहां से चलेगा तो इस छिद्र से होके पास करेगा, तो इस छिद्र से सीधा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यानी सामने मान लो यह एक पर्दा है और इस पर्दे के सामने एक पर्दा है और इस पर्दे में क्या है, दो छिद्र है। तो जब सामने से प्रकाश चलेगा तो इस छिद्र से होके प्रकाश जाएगा, तो यानी यहां पर आपको क्या चमकीला दिखाई देगा और आपको जो छिद्र होगा उसके सामने चमकीला दिखाई देगा। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ, अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में हम ये ले रहे हैं कि जैसे मान लो कि आपका एक पूरा सीट था, हमने एक यहां पर छिद्र लगाया और एक हमने यहां पर छिद्र लगाया, और जब इसके सामने रखा तो प्रकाश बिल्कुल केवल इसके सामने, इसके जो सामने पड़ेगा वहां पर प्रकाश रहेगा और इसके जो सामने पड़ेगा वहां पर प्रकाश रहेगा, और इन सब पूरे रीजन में इसके सामने क्या रहना चाहिए, अंधेरा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन दोनों के बिल्कुल बीच में प्रकाश का एक चमकीला सतह प्राप्त हुआ, एक चमकीली पट्टी प्राप्त हुआ। ये कैसे हुआ, अगर प्रकाश सीधा चल रहा है तो प्रकाश सीधा चलने का मतलब प्रकाश ऐसे होके गया वैसे होके गया, सीधा निकल जाना चाहिए और आपको सीधा चमकीला पट्टी मिलना चाहिए। लेकिन ये बीच में चमकीला पट्टी क्यों मिला, इसका मतलब प्रकाश सीधी गमन नहीं करता। यही बात समझ में आ रहा है ना। तो कब ऐसा मिला होगा, क्योंकि देखो अगर प्रकाश तरंग होगा तो जब यहां से प्रकाश निकलेगा तो ऐसे ऐसे प्रकाश निकल रहा होगा और सभी डायरेक्शन में प्रकाश निकल रहा होगा तरंग, क्योंकि तरंग देखो, तरंग जब चलते हैं तो तरंग सीधा नहीं चलता है, तरंग आपका इस तरीके से चलता है। और जब यहां से प्रकाश निकला होगा तो वो भी अपना तरंग के रूप में चला होगा, तो जहां दो तरंग समान कला में मिले होंगे वहां पर चमकीला मिला होगा, यानी संपोषी व्यतिकरण हुआ होगा। और जहां पर दो प्रकाश के समान कला में ना मिलके, यानी उनके बीच कलांतर जहां पाई होगा, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, पाई का 8 मल्टीपल, वहां पर विनाशी व्यतिकरण हुआ होगा। विनाशी व्यतिकरण का मतलब वहां पर आपको अंधेरा पट्टी मिला होगा। तो बीच बीच में जहां पर संपोषी व्यतिकरण की स्थिति आएगी वहां पर आपको चमकीला मिलेगा, फिर जहां यहां पर आपको मिला अंधेरा, फिर यहां पर आपको मिला चमकीला पट्टी, फिर आपको कैसा मिला अंधेरा, फिर ऐसे बगल में, यानी आपको एकांतर क्रम में चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, यानी इसको कहते हैं फ्रिंज। इन पट्टिकाओं को क्या कहते हैं, फ्रिंज। ये आपका दीप्त फ्रिंज है और ये बीच में जहां अंधेरा है आपका अदीप्त फ्रिंज है, फिर ये दीप्त फ्रिंज है, ये अदीप्त फ्रिंज है, फिर ये आपका दीप्त फ्रिंज है, फिर अदीप्त फ्रिंज है। इस तरीके से क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता तो बस सीधा यहां चमकीला और एक इसके सामने चमकीला आपको मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। यानी प्रकाश वास्तव में सीधा न चल के तरंगों के रूप में चला होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। इस बात से क्या प्रूफ हुआ कि प्रकाश अगर कण होता तो भाई सीधा चलता। आप बाल फेंकोगे, बाल को फेंकोगे, बाल ऐसे ऐसे होके, तो वो जहां जाएगा अपने एक सीधी लाइन पे पथ को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब प्रकाश कण नहीं, प्रकाश क्या है, तरंग है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमको यही एक्सपेरिमेंट देखना। और पहली बात तो वही है, ये जितना आपको बात समझा वहीं पर हम ये बना रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, आपका एक पर्दा है M और ये आपका दूसरा पर्दा है N। तो इस पर्दे में एक छिद्र और इस पर्दे में ये दूसरा छिद्र है। इस छिद्र को हम बोल देते हैं S1 और इस दूसरे छिद्र को हम क्या बोल देते हैं, S2। तो जब इस छिद्र से प्रकाश निकलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर सीधा जाना चाहिए था और ये प्रकाश यहाँ से निकल के यहाँ जाना चाहिए था, यानी आपको यहाँ पर चमकीला मिलेगा और पूरा बीच में आपको अंधेरा मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ये बीच में आपको चमकीला मिला, फिर आपको कुछ दूर तक अंधेरा मिला, नीचे भी अंधेरा मिला, फिर इसके बाद आपको चमकीला मिला, फिर अंधेरा, एकांतर क्रम के चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा, इस तरीके से। यानी बीच में, बिल्कुल बीच में जहां अंधेरा मिलना चाहिए था, अदीप्त फ्रिंज मिलना चाहिए, तो वहां पर दीप्त मिल रहा है। दीप्त यानी प्रकाशमय, और फिर उसके ऊपर अंधेरा, इस तरीके से। तो ये जो घटना है, ये घटना किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कहीं आपका संपोषी व्यतिकरण हुआ होगा। अरे जहां चमकीला दीप्त फ्रिंज मिल रहा है वहां पर संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर अंधेरा मिल रहा है यानी वहां पर विनाशी व्यतिकरण। जहां चमकीला वहां पर संपोषी व्यतिकरण। फिर तो इनका प्रयोग किसके लेके है, व्यतिकरण को लेके है। अरे व्यतिकरण का केस हो रहा है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण व्यतिकरण में ही तो होता है ना। तो यही इनका क्या है प्रयोग। और दूसरी बात, बस शर्त क्या है कि यह दोनों प्रकाश कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत का मतलब क्या है, यहां से जो प्रकाश निकल रहा है और यहां से जो प्रकाश निकल, जैसे यहां से जो प्रकाश निकलेगा यहां मिलेगा, यहां से जो प्रकाश निकलेगा यहां मिलेगा। अब यहां पर अगर दोनों प्रकाश जहां पर मिला, अगर यहां पर दोनों के बीच कलांतर या तो 0 होगा, संपोषी व्यतिकरण कब हुआ होगा, या बीच में आपको बिल्कुल चमकीला पट्टी मिला है ना। चमकीला पट्टी का मतलब संपोषी व्यतिकरण हुआ है। संपोषी व्यतिकरण मतलब इनके बीच कलांतर या तो 0 होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा, 6 पाई, 8 पाई, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, मान लो कि दोनों तरंग यहां पर मिले,
अब ऐसा नहीं कि एक बार तरंग मिल गई बस, अब फिर उसके बाद अब तरंग तो लगातार आगे बढ़ता रहा होगा, तरंग यहां से लगातार निकल के आ रहा होगा, दो तरंग मिल गई इसके बाद ऐसा तो नहीं होगा। अब ये वाला पोजीशन धीरे यहां पर पहुंचेगा, फिर ये पोजीशन यहां पर पहुंचेगा, तो तरंग तो लगातार यहां पर आगे आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जब यहां पर जो तरंग मिल रहा है उनके बीच कलांतर नियत होना चाहिए। कलांतर नियत होने का मतलब अगर ऐसा हुआ कभी इनके बीच कलांतर 0 है, कभी इनके बीच कलांतर पाई हो गया, कभी इनके बीच कलांतर 2 पाई, कभी 3 पाई, तो क्या होगा, यहीं पर संपोषी फिर विनाशी, फिर संपोषी फिर विनाशी, संपोषी फिर विनाशी। तो ये तो आप जो अध्ययन करना चाहते हो तो अध्ययन कर ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम ऐसा प्रकाश स्रोत लेते हैं कि जिससे निकलने वाले तरंग जहां पर मिले उनके बीच जो एक बार कलांतर मिल गया वही कलांतर हमेशा रहे। यानी अगर यहां पर कलांतर 0 का मिला तो हमेशा यहां पर ये तरंग आगे बढ़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर जहां मिल रहा है वहां पर कलांतर सदैव कितना रहे, 0। अब यहां पर अगर आपको अंधेरा पट्टी मिला है, यानी पूरा अंधेरा मिला है, डार्क मिला है, इस बात का मतलब क्या हुआ, वहां पर विनाशी व्यतिकरण हुआ है। विनाशी व्यतिकरण होने का मतलब वहां पर कलांतर कितना रहा होगा, या तो कलांतर पाई का 8 मल्टीपल, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से। और अगर अब यहां से जैसे अब देखो एक प्रकाश यहां से चला होगा, दूसरे छिद्र से प्रकाश चला होगा, अब 2 प्रकाश मिलेंगे तो उनके बीच कुछ न कुछ कलांतर होगा। अगर एक बार कलांतर पाई का हो गया तो हमेशा यहां पर कलांतर पाई ही रहना चाहिए, तभी तो विनाशी ही होगा। अगर पाई के बाद भी 2 पाई हो गया तब फिर तो संपोषी हो जाएगा, तो वहीं पर विनाशी फिर संपोषी, यानी चमकीला अंधेरा, चमकीला अंधेरा। तो आपको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा प्रकाश स्रोत चाहिए जिससे निकलने वाले तरंगों के बीच कलांतर क्या रहे, नियत रहे, बदले ना। ऐसे ही प्रकाश स्रोत को हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। अभी हम देखेंगे यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर इनका कुछ स्थिति है। स्थिति मतलब क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी जो है ये बहुत कम होना चाहिए। ये छिद्र जितना पतला होगा, जितना पतला मतलब जितना संकीर्ण होगा, जितना शार्प होगा, जितना कम चौड़ाई का होगा, उतना ही अच्छा आपको क्लियर पट्टी दिखेगा। अभी इनके बीच का चौड़ाई ज्यादा कर दोगे तो ये पट्टी आपस में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है। जितना आप संकीर्ण छिद्र लोगे उतना ही स्पष्ट रहेगा कि देखो इतना दूर तक आपका एकदम क्लियर दिखेगा कि चमकीला है, उतना दूर बिल्कुल अंधेरा है, उतना दूर एकदम चमकीला है, उतना दूर। तो अभी प्रकाश के प्रतिपालित व्यतिकरण के लिए हम आवश्यक शर्तें देखेंगे। तो शर्त में हम लिख लेंगे कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। अभी केवल आप जान लो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, समझ में आ गया ना। ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाले तरंगों के बीच कलांतर नियत रहे, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो आओ पहले हम इनका प्रयोग लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हल्का सा बना लो। इन्होंने क्या लिया, 2 पर्दा लिया और इस 2 पर्दे के सामने एक इन्होंने प्रकाश स्रोत रखा। इस प्रकाश स्रोत को हम क्या बोल देते हैं, एस। इस प्रकाश स्रोत के सामने पहले पर्दे को एम बोल दिया, दूसरे पर्दे को एन बोल दिया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर 2 छिद्र रखा। ये प्रकाश स्रोत कहां रखा गया है, ऐसा नहीं कि आप एक छिद्र यहां बना दो, एक छिद्र यहां पर, छिद्र को आप कहीं भी बना दो। ऐसा आपको नहीं करना कि आप छिद्र कहीं बना दो। जहां भी आप 2 छिद्र को बनाना, जैसे मान लो एक छिद्र आपका ये हुआ, ठीक है, और दूसरा छिद्र आपका ये हुआ, तो इन दोनों छिद्रों के, ध्यान से सुनना, इन दोनों छिद्रों को एकदम बिल्कुल बीचों बीच रहना चाहिए, दोनों छिद्र के बीचों बीच रहना चाहिए। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसके लंबार्धक पर होना चाहिए। लंबार्धक का मतलब इन दोनों पर लंब रेखा यही हुआ और बीचों बीच से जो लंब रेखा पास करेगा उस पॉइंट पर प्रकाश स्रोत होना चाहिए, जिससे दोनों छिद्रों से ये क्या हो, समान दूरी पर हो। अरे जितना दूरी इसका ये होगा उतना ही दूरी तभी तो इसका ये होगा। ये दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या लिया, एक प्रकाश स्रोत एस तथा 2 पर्दा एम तथा एन लिया। पर्दा एम 2 छिद्र युक्त है, इस छिद्र को मान लेते हैं कितना, S1, और इस छिद्र को हम कितना मान लेते हैं, S2। ये तो बनाने नहीं समझाने के लिए। इन दोनों छिद्रों के लंबार्धक पर ये जो प्रकाश स्रोत एस लिया, ये कहां स्थित है, दोनों छिद्रों के लंबार्धक। लंबार्धक मतलब आधा करते हुए उनके बीचों बीच से एक लंब खींचो, उस लंब रेखा पर ये प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तो जब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा आपको क्या मिलेगा, बीच में आपको एक पट्टी मिली, एक ऐसी पट्टी मिली, मान लो ये चमकीला है ना, हम जहां बना देंगे वो समझ लो चमकीला है। फिर इधर आपका जितना, और मजे की बात है, जितने चौड़ाई की चमकीली पट्टी मिली उतनी चौड़ाई की अंधेरी वाली पट्टी यानी अदीप्त फ्रिंज भी मिलेगी। तो क्या हुआ, देखा कि इन्होंने ये जो सामने वाला पर्दा है इस पे चमकीला पट्टी, फिर इतना दूर अंधेरा पट्टी, फिर उसके बाद चमकीला पट्टी, फिर उसके बाद अंधेरा पट्टी, फिर उसके बाद चमकीला पट्टी, फिर
एकांतर क्रम, एकांतर मतलब क्रम से, अंधेरा चमकीला, अंधेरा डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से मिल रहा है ना। फिर नीचे भी सेम ऐसे हुआ, ये चमकीला, फिर बीच में अंधेरा था, फिर क्या मिला, चमकीला, फिर अंधेरा, फिर उसके बाद आपका चमकीला पट्टी मिलते चला गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो सबसे पहले यहां पर लिख लो, सन 1801 ईस्वी में सर थॉमस, आपको एनसीईआरटी की बुक में थॉमस ना लिख के थॉमस मिल जाएगा ना। आप जब एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो वहां पर ये, तो सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए एक द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इन्होंने पर्दे पर कितना छिद्र लिया है, 2 छिद्र लिया ना, तो इसमें कितने छिद्र हैं, 2 छिद्र है, इसीलिए हम इसे द्विक रेखा छिद्र बोलते हैं। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया। इसके लिए इन्होंने एक प्रकाश स्रोत S तथा 2 छिद्र युक्त एक पर्दा M तथा एक पर्दा N लिया। या आप ऐसे लिख सकते हो कि इन्होंने एक प्रकाश स्रोत S तथा 2 पर्दा M तथा N लिया। 2 पर्दा M तथा N लिया। पर्दा M 2 छिद्र युक्त, आप कोष्ठक में लिख लेना S1 तथा S2, 2 छिद्र युक्त है। और पर्दा N के बारे में आपको कुछ अलग से लिखने का काम नहीं, तो ये M हुआ और ये N हुआ। दोनों छिद्रों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल d। और दोनों पर्दों के बीच की जो दूरी, इसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल D। ठीक है, माना दोनों पर्दों के बीच, दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल D तथा छिद्रों के बीच की दूरी, छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ये आपका ब्राइट फ्रिंज है, ये आपका डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट, ये डार्क, अरे सॉरी, ये ब्राइट है, इतना दूर आपका, ये ब्राइट है, इतना दूर आपका डार्क है, ये फिर इतना दूर आपका ब्राइट है। ब्राइट यानी चमकीला, फिर ये दूरी आपका क्या है, डार्क है। आप सब जब बनाना प्रयास करना कि जितना ये हो उतना ही ये हो, बात समझ आ रहा है ना, जितना चौड़ाई इसका हो उतना ही चौड़ाई इसका हो, फिर उतना सबका चौड़ाई क्या हो, बराबर बराबर, और ये फिर आपका क्या है, ब्राइट फ्रिंज। ऐसे आप ये पूरा बना लेना। अब क्या हुआ, जब प्रकाश स्रोत S से प्रकाश निकलती है तो ये दोनों छिद्रों से होके निकलेगी, और दोनों छिद्रों से होके जब निकलेगी तो सामने की पट्टी पे आपको क्या मिला, आप क्या देखते हो कि जो पट्टी N है उस पे एकांतर क्रम में चमकीली तथा अंधेरी पट्टिकाएं मिलना स्टार्ट हो जाती है। इन चमकीली तथा अंधेरी पट्टिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज। क्या कहते हैं, फ्रिंज। ये आपका एक फ्रिंज है, आपका दूसरा फ्रिंज है, ये आपका अलग फ्रिंज है, ये अलग फ्रिंज है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इन फ्रिंजों में से एक आपका द्वितीय फ्रिंज होता है, एक आपका द्वितीय, फिर अगला अधिक, और इस पूरे फ्रिंजों के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज प्रतिरूप। क्या बोलते हैं, फ्रिंज प्रतिरूप। तो आप इस बात को लिख लो, जब प्रकाश स्रोत S से प्रकाश
उत्सर्जित होती हैं तो छिद्र S1 तथा S2 से निकलते हुए, और S1 तथा S2 का मतलब ये दोनों कैसा प्रकाश स्रोत है? कला संबद्ध ना, आप कोष्टक लिख देना S1 तथा S2 कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत से निकलते हुए सामने रखी पर्दे का नाम क्या बोले हो? N पर चमकीले तथा अंधेरे पट्टिकाओं का निर्माण करती हैं। पट्टिकाओं का निर्माण करती है। इन पट्टिकाओं को फ्रिंजे कहते हैं। फ्रिंज, और कोष्टक में लिख लेना दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज। कहते हैं तथा फ्रिंजों के समूह को क्या कहते हैं? फ्रिंज प्रतिरूप ना, फ्रिंज प्रतिरूप कहते हैं। तो आप क्या ये पूरा इतना बात अपने मन से लिख लोगे? अरे इसमें मैंने कुछ नहीं, बस आप ये प्रकाश स्रोत के बारे में बताया, पर्दे के बारे में बताया, इस पर्दे के बारे में बताया, और ये बताया कि पर्दे पे 2 छिद्र है, और दोनों कैसे छिद्र है? कला संबद्ध स्रोत का काम। और दोनों छिद्र कला संबद्ध स्रोत क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब देखो, अगर आप यहाँ पर अलग अलग स्रोत लगाते तो हो सकता है उससे निकलने वाले तरंगों के बीच कलांतर बदलता रहता, लेकिन आपने एक ही प्रकाश स्रोत यूज किया है, तो जब इससे प्रकाश निकलेगा, इससे प्रकाश निकलेगा, यानी ये भी एक ही स्रोत से प्रकाश आ रहा है, और यहां से जो प्रकाश स्रोत, क्योंकि अब ये नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा ना। अरे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत ख्याल है कि नहीं ख्याल है? तो ये नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेगी, अलग स्रोत का कार्य करेगी, अलग प्रकाश स्रोत का कार्य करेगी। या तो आप ऐसा ले सकते हो, एक ही आवृत्ति वाला या कला संबद्ध 2 अलग अलग प्रकाश स्रोत ही यहाँ पर चाहे रख देते, तो ये बनाना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हमने प्रकाश स्रोत एक ही लिया, सामने एक पर्दा रख के 2 छेद कर दिया, जिससे वो 2 नया प्रकाश स्रोत बन जाएगा। और दोनों क्योंकि एक ही स्रोत से आ रहा है, तो कला संबद्ध आपका बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहां से प्रकाश उत्सर्जित होना स्टार्ट हुआ, इन छिद्रों से प्रकाश निकलते हुए सामने वाले पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें बनाने लगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो अब हमको देखना है यह फ्रिंज कितनी दूरी पर होगा ना, मतलब यह बिल्कुल सेंटर से फ्रिंज कितनी दूरी पर होगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति तथा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। डेरिवेशन नहीं करना है, इसका पूरा डेरिवेशन आपका कट गया है, केवल आपको बस फार्मूला इसका देखना है। तो आप ये काफी कर चुके हो इतना। तो चलो आप इसमें इसी हेडिंग में हेडिंग डालो, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। दीप्त तथा, या सीधा आप हेडिंग डालो फ्रिंजों की स्थितियां। फ्रिंजों की स्थितियां, फ्रिंजों की स्थितियां मतलब जैसे मान लेते हैं कि बिल्कुल सेंटर से ये आपका, देखो ये आपका पहला फ्रिंज है, पहला दीप्त फ्रिंज है, ये आपका दूसरा दीप्त फ्रिंज है, ये आपका पहला अदीप्त फ्रिंज है, ये आपका दूसरा दीप्त फ्रिंज है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा दीप्त अदीप्त बनता जाएगा। जैसे यहाँ पर दीप्त और अदीप्त बन क्यों रहा हो, पहले थोड़ा हल्का सा समझ लो, डेरिवेशन नहीं लेकिन हम लोग हल्का समझ सकते हैं। यहां पर दीप्त और अदीप्त बन क्यों रहा होगा? क्योंकि जब यहां से तरंग चला यहां पर, यहां से तरंग चला यहां पर, तो दोनों तरंगों के बीच कुछ पथांतर आया होगा। बोलो, अरे दोनों तरंगों के बीच कुछ पथांतर आया होगा, क्योंकि देखो ये तरंग कम चला, ये तरंग, तो अगर कम और ज्यादा चला पथांतर आपको होता है तो क्या होता है? पथ में अंतर। पथांतर का मतलब पथ में, यानी चली गई दूरियों में, तो इनके बीच चली गई दूरी में अगर लैम्डा के बराबर अंतर होगा, या 2 लैम्डा 3 लैम्डा इन सब का अंतर आ सकता है, या तो
लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये सब अंतर आ सकता है। अगर दीप्त वाला यानी संपोषी व्यतिकरण वाला पथांतर आएगा तो दीप्त बनेगा, और विनाशी व्यतिकरण वाला पथांतर आएगा तो अदीप्त बनेगा। एक काम करो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो आप इसी में लिखो एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति। एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति मतलब समझ रहे हो? अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि बताओ पहला दीप्त कितने दूरी पर बनेगा, पांचवा दीप्त कितने दूरी पर बनेगा, 20वां दीप्त कितने दूरी पर बनेगा, तो यही तो है यनवा दीप्त फ्रिंज की स्थिति। स्थिति का मतलब बीच, यहां सेंटर से उसका दूरी कितना होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना? अगर आपसे ये पूछेगा कि दूसरा दीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगा, यानी वे दूसरे दीप्त फ्रिंज की स्थिति तो पूछ लिया, तो इसका फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, एन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ठीक है। और एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए, एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ठीक है। अरे आपको ख्याल है ना, लैम्डा बाई 2 का 8 मल्टीपल होता था और ये लैम्डा का n गुना आता था। बाकी आपको यहाँ पर कैपिटल डी अपान स्मॉल डी करना है। तो ये फार्मूला डेरिवेशन आपका सिलेबस से काट दिया है ना, हमें के लिए फार्मूला देखना है। फिर हमको ये देखना है कि इन फ्रिंजों की चौड़ाइयां कितनी होगी। और आपको पता है चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयां बराबर होती है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो फ्रिंजों की चौड़ाई या फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। आप एक लाइन इसमें लिख लेना, दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त तथा अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयां बराबर होती हैं, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयां बराबर होती है, बराबर होती हैं। और मान लो इस चौड़ाई को अगर हम कह दे रहे हैं W, तो ये W बराबर आप सीधा याद रखो लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ठीक है। आप किसी भी फ्रिंज की, ऐसा नहीं कि पहला एक, जितने भी, चाहे पांचवा दीप्त निकालो चाहे छठवां दीप्त निकालो, जितना चौड़ा पांचवा दीप्त होगा उतना ही चौड़ा छठा दीप्त होगा, और उतना ही चौड़ा अदीप्त भी होगा। सभी फ्रिंजों की चौड़ाइयां क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। तो आप फ्रिंज की चौड़ाई का डायरेक्ट की फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका एक कोणीय चौड़ाई है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। तो थीटा बराबर ये क्या होगा, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई में बस ये पर्दों के बीच की दूरी का भाग दोगे, वही आपका क्या आ जाएगा, कोणीय चौड़ाई। तो ये कितना है, लैम्डा डी अपान स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, तो डी से डी कैंसिल हुआ, थीटा बराबर कितना मिला, लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो आपको ये फार्मूला आप याद रखना, एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, फिर फ्रिंज की चौड़ाई तथा फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। तो आपका ये यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपका दो छोटा छोटा हेडिंग बचा है, एक वही कला संबद्ध स्रोत और दूसरा आपका हेडिंग बचा है कि प्रकाश के प्रतिपालित व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक शर्त, यानी प्रतिपालित मतलब कंस्ट्रक्टिव, बहुत अच्छा व्यतिकरण हो। बहुत अच्छा व्यतिकरण होने का मतलब क्या है, आपको दीप्त और अदीप्त सभी पट्टिकाएं अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे। उसके लिए क्या स्थिति है, कब पट्टिकाएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, तो उसे हम लोग कल कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो अब आपका व्यतिकरण खत्म हुआ, तो बस आपको विवर्तन, दो छोटा छोटा हेडिंग बचा है, मतलब एक एक दो लेक्चर का, एक विवर्तन है और एक आपका ध्रुवण है, ठीक है। उसको करने से पहले जो छोटा दो हेडिंग बचा है उसे हम कल कर लेंगे। तो आज बस ये करते हैं। आता हूं जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।